वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि रीजनिंग के सेक्शन में कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईली वेटेज रहेंगे और उनको एग्जाम्स में हमें किस तरह से प्रेफरेंस देनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, लेकिन एग्जाम्स में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा कि जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ पर हैं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि हमें इसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं कि जो हमारे कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी में बात करूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कम समय में सॉल्व होते हैं, हाईली वेटेज रहते हैं, उनका वेटेज जो होता है बहुत हाई होता है, फाइन। और ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं जो देखने में भी बहुत एडवांस होते हैं और बेसिकली सॉल्व करने में भी एडवांस होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने उन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो उन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में ना टच करें। एग्जाम्स में केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है और आप ने उस तरह के क्वेश्चंस पहले बना भी चुके हैं, तभी आप इस चीज में और लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, फाइन। तो मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हम बेसिकली कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि हम रीजनिंग में हाईएस्ट स्कोर कैसे किया जाए, या फिर उन लोगों के लिए जिनको रीजनिंग बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है और वो अभी शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो इसको क्वालिफाई भी कैसे किया जाए। तो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें, कैसे भी आपके डाउट्स हैं रीजनिंग से रिलेटेड आप जरूर पूछें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग सेक्शन में बेसिकली जो रीजनिंग का टॉपिक है ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर आपके 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस और इतने ही आपके मार्क्स ये आपसे पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ इसका मेंस में, तो मेंस में हमारे 50 क्वेश्चंस भी आते हैं और 40 क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन कंप्लीट वेटेज कितना होता है 50 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली हम क्या समझ सकते हैं, अगर हम क्लर्क की बात करेंगे और पीओ की बात करेंगे तो वहाँ पर 50 और 40 क्वेश्चंस का सीन रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जो देखिए रीजनिंग के अंदर भी 2 तरीके के टॉपिक्स डिवाइड हुए हैं, फाइन। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं, एक तरफ आ जाती है आपकी हाई लेवल रीजनिंग, ठीक है, और एक तरफ मैं कहूंगा एक आपका इजी टू मॉडरेट में हो जाता है, फाइन। तो इजी टू मॉडरेट वाला क्या कहलाता है, हमारा बेसिक, मैं बात करूं बेसिक रीजनिंग में, ओके। और हाई लेवल में हमारी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनको अभी हम आपको बताएंगे, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, फाइन। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेम हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉपिक के कंसेप्ट सेम रहेंगे, केवल लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते हैं। सपोज करिए प्रीलिम्स में जो पजल्स आपकी आएगी वो पजल मेंस के मुकाबले थोड़ी सी हल्की होगी, ओके। तो मुझे क्या करना होता है कि जो क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है उनको हम आराम से बिल्कुल सुकून से बनाएंगे, ओके। अब देखो, रीजनिंग में मैंने 3 लेवल यहाँ पर डिसाइड किए हैं। पहला मैं बात करूंगा हाई लेवल की, और दूसरा मैं बात करूंगा जनरल टॉपिक की और जो काफ़ी वेटेज रखते हैं, और तीसरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की, ये हमारा थर्ड होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इन 2 सेक्शंस को बनाकर भी एग्जाम्स में निकल सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप हाई लेवल वाले पोर्शंस को टच भी ना करो और केवल इन 2 लेवल के क्वेश्चंस को बनाकर एग्जाम्स में आपका काम हो जाए, तो मैं आपको मान सकता हूं कि आपके क्वेश्चंस जो वहां पर बनेंगे वो 10 से 15 के बीच में ही बन पाएंगे, ओके। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कम से कम 20 मार्क्स का कैरी करता है, ओके। अब मैं बताऊंगा कि हाई लेवल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जनरल टॉपिक के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आप कहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको एक चीज यहां पर और बताऊंगा कि हम कभी भी हाई लेवल को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम हाई लेवल को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाई लेवल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। माना कि इन जनरल टॉपिक और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता, इन क्वेश्चंस को हम आसानी से बना भी सकते हैं। और मैंने आपको बताया रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स के एग्जाम्स में जो टाइमिंग देनी है वो मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट्स आप दे लो, इनफ है। लेकिन अगर पेपर आपका थोड़ा सा मॉडल चेंज हो जाए, इसका पेपर आपको हाई वेटेज लगने लगे, पजल्स ज़्यादा है और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और जनरल टॉपिक कम है, तो आप इसको 25 मिनट्स भी दे सकते हो। लेकिन आप याद रखना कि मुझे कम से कम यहाँ पर 15 से 17 क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं। अगर आप 20 से 25 मिनट देते हो तो आप ये मान के चलो कि किसी में 1 मिनट लगाऊंगा, और अगर मेरी कोई कंप्लीट पजल वहाँ पर सॉल्व हो गई तो मुझे 5 नंबर वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, ओके। अब देखो, हाई लेवल में मैं अगर बात करूँ कौन कौन से टॉपिक हैं, हाई लेवल में सबसे पहले आपका आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। अब सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो देखो प्रीलिम्स में अगर जो लोग सोच रहे होंगे कि ब्लड रिलेशन के साथ में इनवर्ड और आउटवर्ड ये वाली पजल, ठीक है, कि 8 लोगों को आपको बैठालना है और ब्लड रिलेशन के साथ में इनवर्ड आउटवर्ड की पजल आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछी जाए,
तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आईबीपीएस सेट करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को नॉर्मली बनाने में हमें टाइम लगता है लगभग 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में। अगर ये पजल थोड़ी सी फास्ट है, अगर थोड़ी सी टफ पजल होती है, तब मैं बात कर रहा हूं। वैसे इसको हम आसानी से बना सकते हैं 5 से 6 मिनट में भी, लेकिन अगर ये पजल टिपिकल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, तो आपको 12 मिनट भी लग सकते हैं। एक बिल्कुल जेन्युइन टाइम बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। तो आप ये मान के चलो कि आप टोटल 20 मिनट देने वाले हो और 12 मिनट में एक पजल सॉल्व हो रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत रेयरली, मतलब 5 to 10% चांसेस हैं कि आईबीपीएस अगर पेपर बहुत टिपिकल ही सेट करना चाह रहा है तब वो केस रखेगा। तो मैं आपको बताऊं, सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली प्रीलिम्स के अगर मायनों में मैं बात करूं, तो आपसे स्ट्रेट लाइन की पजल आपको मिल सकती है, और स्ट्रेट लाइन का अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है तो आप इसको बना लेना, ओके, क्योंकि मैंने इसके कंसेप्ट भी बताए और ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है। दूसरी चीज, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कभी कभी कंप्लीटली आउटवर्ड का मिलेगा, कंप्लीटली इनवर्ड का मिल सकता है, कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट में बैठे हुए, स्क्वायर की टेबल में लोग बैठे हुए मिल सकते हैं, ओके। कभी कभी क्या मिलता है, सारे के सारे लोग फेस करेंगे सेंटर की ओर, और कभी कभी क्या होगा, सारे के सारे लोग आउटर करेंगे, या फिर इन दोनों के कंबाइंड फॉर्मेट को अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड फॉर्मेट भी, कि कुछ अंदर कुछ बाहर, इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिकली बन सकता है, ओके। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो डेटा सफिशिएंसी का पोर्शन भी हाई लेवल में आता है। अब देखो, डेटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, लेकिन इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों ने प्रॉब्लम्स बनाई नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया होता है और इस स्टेटमेंट के ऊपर एक कथन जो दिया होता है, इसके ऊपर दो आपको तर्क दिए होते हैं, फाइन। तो अब कभी कह दिया कि P1 दे दिया, P2 दे दिया, और एक हमें स्टेटमेंट दे दिया। तो इस स्टेटमेंट को मुझे चेक करना होता है क्या P1 हमारा फुलफिल करेगा या P2 करेगा, दोनों इंडिविजुअल करेंगे या दोनों नहीं करेंगे या दोनों मिलकर करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे समझनी होती है। अब डेटा सफिशिएंसी हाई लेवल रीजनिंग में किस तरह से आता है, या तो आपसे कभी कभी सर्किल की फॉर्म में पूछ लेगा सिटिंग अरेंजमेंट, या कभी आपसे रैंकिंग में पूछ लेगा, या फिर कभी आपसे कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्मेट में पूछ लेगा। अगर आपकी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, ओके। तीसरा मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में, ओके। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग में हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि बात करूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारे प्रीलिम्स में एक सेट आ सकता है हमारा, ये उम्मीद मुझे है कि एक सेट आपका आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप को प्रॉब्लम आती है कि उन चीज़ों को समझने में, तो आपके सामने अगर कंप्लीट एक सेट आ गया है तो आप क्या करना, जो यहाँ पर ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश का, ओके, तो आप पहले हिंदी में उसको कन्वर्ट करना और जल्दी से पूरी थीम को समझ लेना। अब अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में कंप्लीट आ गया और उसके ऊपर जो आपके ऑप्शंस दिए, दो ऑप्शन, इन दो तर्कों को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो वैलिड है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप उसको अवॉइड कर देना, ओके। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और चौथी चीज़ बात करूँगा पजल्स की। तो देखो, हाई लेवल पजल्स में क्यों आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कम से कम मैं बता रहा हूँ आपके 20 मार्क्स का प्ले करते हैं किसमें, ये आपके मेंस में। और अगर प्रीलिम्स की बात करूंगा तो ये कम से कम 10 से 12 नंबर भी प्ले कर सकते हैं, ओके। कभी कभी तो ये 20 से लेकर 25 या 30 तक भी पहुंच जाता है। मेंस की बात करूं तो आप देख लो, लास्ट ईयर जो था काफ़ी कुछ पजल्स आई थी, तो 25 नंबर की पजल्स आ गई थी, ओके, मेंस में। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में आप इसको हल्के में मत लेना, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे तब आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं, ओके। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि पजल आप देख लेना कि अगर वो फ्लोर बेस्ड पजल है और उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है और आपने उस टाइप की पजल बनाई है और आप उसको बना सकते हैं, तभी उसको ट्राई करना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो लोग क्या करेंगे, पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट को उन्होंने एक बार ट्राई किया, फाइन, एक बार में उन्होंने सर्किल ड्रॉ कर लिया, सब कुछ कर लिया, फाइन। अब मैं क्या बताना चाहूँगा, इस चीज़ को ड्रॉ करने के बाद कहीं पर वो फंस गए, उन्होंने टोटल 3 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए। अब वो फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर 2 मिनट वेस्ट हुए, तब उन्होंने सोचा यार अब मैं इस क्वेश्चन को बनाकर रहूँगा। तो ये चीज़, ईगो तो मत दिखाना एग्जाम्स में, पहली चीज़ ये। अगर आपका पजल आपसे 1-2 बार में नहीं बन रहा है, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बनाऊंगा ही चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो आप उस रेस में पीछे हो जाओगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन टाइम है वो कभी कभी वेरी कर जाता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो जो लोग अपने इस ड्यूरेशन को मैनेज करते हैं, टाइम को, वही लोग इस एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं, ओके। क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए,
फाइन, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं जनरल टॉपिक की, तो देखो जनरल टॉपिक हमारे कौन से हैं। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, अगर मुझे वहां क्वेश्चन मिलता है कोडिंग डिकोडिंग का कि 5 नंबर का सपोज करो क्वेश्चन मिल गया, देखो आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं वहां तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीओ के मेंस में नहीं आ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको कंप्लीट एक वर्क की फॉर्मेट में सिलेबस यहां बता रहा हूं, और इनके एप्लीकेशंस कैसे कैसे एग्जाम्स में होते हैं यूज, ये आप मेरी कंप्लीट वीडियो देख लो तो आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगती हो आप वो टेस्ट सीरीज फॉलो करो, और कंप्लीट आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने क्या कंसेप्ट आपके कितने क्लियर हैं और प्लस आपने कितने टेस्ट सीरीज दिए हैं। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। कभी कभी क्या होता है, एक हमें कंप्लीट सीरीज दी होती है और उसके ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस, तो ये भी हमारे जनरल टॉपिक में आते हैं और ये हमारे आसानी से बन जाते हैं क्योंकि हम इसमें एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूं रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट और अल्फाबेट टेस्ट। देखो ये हमारे जो तीनों टॉपिक हैं ये कंप्लीट मैंने एक जगह क्यों लिखे, क्योंकि ये आएंगे तो लगभग टोटल तीनों मिला के 5 मार्क्स के आ सकते हैं। फाइन, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन आपके रैंकिंग के आ गए, एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का आ गया और एक अल्फाबेट टेस्ट का आ गया। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और आप इन चीजों को आसानी से बना सकते हैं। फाइन, तीसरी चीज मैं अगर आपको बताना चाहूं कि हमारा पोर्शन जो है ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, इसमें हमारे सेलोगिज्म, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट, देखो ये जो स्टार्टिंग के 2 पोर्शन है ये हमारे 10 मार्क्स के प्ले करते हैं। लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है। आजकल आपसे क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है सेलोगिज्म में, आजकल आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, विच वन इज डेफिनेटली फॉल्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी रिमार्क दिया होगा सेंटेंस का इंस्ट्रक्शंस पॉइंट, उसको कंप्लीट एक बार मुझे रीड आउट करना है और उसके बाद ही क्वेश्चंस को बनाना है। अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दिए बिगर इंस्ट्रक्शंस को पढ़े हुए तो इंस्ट्रक्शंस बहुत प्ले करता है। तो आपको एक चीज स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट्स ने हमें बताया था, जैसा उसने रिव्यू दिया था कि 2014 की बात उसने बताई थी कि सर 14 में जो क्वेश्चंस आए थे सिलोगिज्म के वो कंप्लीटली अप्रोच उनकी चेंज थी। वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें पूछा था विच वन इज डेफिनेटली फॉल्स, विच वन इज डेफिनेटली ट्रू, पार्शियली ट्रू, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा था। फाइन, तो हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने चालू कर दिए। क्या होता है कभी कभी हम जब क्वेश्चन निकालते हैं ना तो उसमें हम ट्रू या फॉल्स देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम आंसर देना चालू कर रहे थे अपने ऑप्शंस का, लेकिन वो आपने फंडा ही गलत हो गया जब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा। तो इंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्स में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आईबीपीएस आपको घुमा सकता है। बात करूं इनइक्वालिटीज की, तो इस पोर्शन को मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है अपनी वीडियोज़ में और मैं चाहता हूं कि आप 5 मार्क्स यहां से कम अटेम्प्ट जरूर करें और इसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फाइन, जो लोग सोच रहे हैं कि सर नॉट इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल टू वाले या ग्रेटर नॉट इक्वल टू के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आज तक किसी भी आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ कभी किसी एग्जाम्स में नहीं आए। अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज में भी देखे हैं तो ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अभी अवॉइड कर दो प्लीज, क्योंकि एग्जाम से पहले इन टाइप के क्वेश्चंस पर प्रेशर दोगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो भी गड़बड़ हो सकता है। अब इनपुट आउटपुट की बात करूँ, देखो इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि क्वेश्चंस हमारे इसमें लेवल हो जाता है। फाइन, लेवल किस रिस्पेक्ट में हो जाता है, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए डबल शिफ्टिंग का, ठीक है, कि डबल शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आ गया, तो डबल शिफ्टिंग तो अपने आप में हाई लेवल है और ये प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ये प्रोबेबिलिटी आपका मेंस में आएगा। डबल शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, आपसे प्रीलिम्स में अगर पूछ भी लिया इनपुट आउटपुट तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा और उसके जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस वो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको 5 वीडियोस दी हैं, आप उन 5 वीडियोस को देखकर इस टॉपिक को भी आसानी से बना सकते हैं। फाइन, तो ये फंडा अगर हम फॉलो करते हैं कैटेगरी वाइज अपनी प्रिपरेशन को बनाकर, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम्स 2 दिन बाद है तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिनका एग्जाम्स 1 महीने बाद है वो कम से कम इन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम्स है। जब पेपर आ जाता है पास में तो उससे 2 दिन पहले हमें ये लगता है, क्योंकि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है कि आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पास में सारी बुक्स उठाकर रख लेते हैं और सब सारे पेजेस पलटना ये सब करना, क्योंकि ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आपने स्टार्टिंग के डेज में कितनी स्टडी की है। दैट इज वाई यू हैव ओपन अ लॉट ऑफ बुक्स हियर, इसलिए आपने इतनी सारी बुक्स यहाँ पर ओपन कर रखी हैं। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि एग्जाम के टाइम पे अगर आपको रिलैक्स फील करना है तो पहले इस तरीके की स्मार्टर अप्रोच को तो फॉलो करना होगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तब आप एग्जाम से पहले इस टाइप के ट्रिक्स वीडियोज़ और भी कुछ चीज़ें आप सोचोगे कि कोई मुझे दे दे जिससे मैं 1 नाइट में ही सब कुछ कर लूँ, तो ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते हैं, इसलिए आप एग्जाम की रात से एक रात पहले पढ़कर इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम से एक दिन पहले अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, अपनी आपने जो भी डायरी मेंटेन की है उसमें फार्मूले पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक रात में 200 क्वेश्चन बना लें और आप सोच लें कि अगले दिन मेरा पेपर अच्छा हो जाए, तो नहीं हो सकता। क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम्स में तो सिलेबस हमारे फिट होता है ना, फिक्स होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है ना, बियॉन्ड द बाउंड्रीज चला जाता है। फाइन, तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, गुड लक फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फाइन, नेक्स्ट मैं आपको बहुत और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स दूंगा आप तक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये जस्ट वीडियो मैंने प्रिपेयर इसलिए किया था क्योंकि लोगों को पता चल सके, जो लोग IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उन तक भी ये टॉपिक पहुँचे। फाइन, तो आप इन सारे टॉपिक को अगर करते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर अपने रीजनिंग सेक्शन में कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने डाउट्स जरूर पूछें। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा डाउट है जो रीजनिंग को लेकर है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जनरल डाउट हो, कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक के ग्रुप पर पूछें अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, और साथ में हमारा अगर एक फेसबुक का पेज है आप इस पेज को भी ज्वाइन कर लें। तो जितने भी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, और अगर आप पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी तक हमने 500 से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक लाई हैं और आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।